गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। आज का हमारा विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर 1 भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। चलिए अब हम चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। पिछली कक्षा में अर्थात कि अब हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि हमारा देश अर्थात भारत क्या था? अग्रिम पंक्ति पर था। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया में क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे हैं। देश विदेश के लोग क्या हो रहे हैं? हमारी भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है और जो समृद्धि है, उससे क्या होते हैं? उससे वो लोग प्रभावित होते हैं। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे। पहले के समय में क्या था? भारत में लोग आकर व्यापार करते और धन कमाने के लिए आते थे, जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापारी व्याव सीमा से आते और व्यापार करते थे। पहले के समय में क्या था? स्थल मार्ग के द्वारा विदेशी व्यापारी यहाँ पे आकर व्यापार करते और धन कमाते थे। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते हैं। जो हमारा स्थल मार्ग है, उससे अरब देश के व्यापारी कब से? यानी कि वर्षों से यहाँ पे आके व्यापार करते हैं। परंतु तुर्कों के कोस्टेनिपोल जीत लिया, परंतु कुर्तों ने क्या किया? वो हिस्सा जीत लिया, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया। तुर्कों द्वारा यह मार्ग जीत लेने से उसमें क्या हो गया? परिवर्तन आ गया, जिससे स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया, जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती, कपड़ा, मलमल, मिर्च, मसाला, तेजपत्ता आदि की मांग बढ़ गई। वो रास्ता बंद होने के कारण क्या हो गया? जो यूरोप के देशों थे, जो वहाँ के देश थे, उसमें भारत की चीज़ जैसे कि रेशम, सूती, कपड़ा, मलमल, मिर्च मसाला, तेजपत्ता आदि की कीमत क्या हो गई? वहाँ पे इसकी मांग बढ़ गई, इसकी डिमांड बढ़ गई। जैसे आज के टाइम में किसी भी चीज़ का फैशन होता है तो क्या होता है? उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर यूरोप के देशों में लाभ लेने के लिए जो विदेश थे, जो विदेशी लोगों थे, वो सब क्या करते थे? जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया कि भारत में हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की। जैसे जैसे समय बीतता गया, यूरोप के अन्य देशों और उसके साथ अन्य देश के नाविकों ने भी भारत में आने के लिए
जलमार्ग को खोजने की शुरुआत कर दी। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से एक इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। भारत में आने के लिए वैसे तो अनेक साहसिकों ने बीड़ा उठा लिया कि हम लोग भारत जाने के लिए कोई ना कोई जलमार्ग की खोज कर ही लेंगे। उसमें से एक प्रसिद्ध इटली के निवासी थे कोलंबस। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है। उनका मानना क्या था कि पूर्व में जाने के लिए हम लोग पश्चिम दिशा से भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों विचार किया होगा? उनके मन में विचार ऐसा क्यों आया होगा? इस पर विचार करें। इस पर आप सबको विचार करना है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। कोलंबस ईस्वी सन 1942 में भारत आने के लिए निकला। कोलंबस ने क्या किया? 1942 में भारत आने के लिए वो अपने देश से निकल पड़े, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुँचे। परंतु क्या हो गया? वो भारत की जगह अमेरिका पहुँच गए, क्योंकि उन्हें रास्ता पता नहीं था। वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा। जब तक वो जीवित थे तब तक वो स्वयं को क्या समझते थे? हिंदुस्तान को खोजने वाला। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। आज भी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन और उसके किनारे पे जो टापू है उसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। वास्को द गामा भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को द गामा था। आखिरकार भारत में आने वाले जलमार्ग की खोज हो ही गई। जो पुर्तगाल देश का एक निवासी जिसका नाम था वास्को द गामा, उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मुहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। उस समय कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन। जमोरिन राजा के पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी। उस राजा ने क्या किया? पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दे दी। ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। सन 1902 में क्या हुआ? पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए एक कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर अल्बुकर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त किया। उस कोठी के चारों तरफ किला बनाकर उसमें एक सैनिक को उसका रक्षक नियुक्त किया। अल्बुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में गोवा जीत लिया। उस सेनापति ने क्या किया? 1506 में गोवा को जीत लिया। 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोची, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उस सेनापति के साथ में पुर्तगालियों ने 100 वर्षों में ही मैंगलोर, कोचीन,
लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापुओं पर अपना नियंत्रण कर लिया, अपना स्वराज स्थापित कर लिया। पुर्तगाली शासन का अंत। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तब पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर था। उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? शाहजहां। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहारों की शिकायत शाहजहां से की। परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया और उनके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। शाहजहां के आदेश पर जो उन्होंने कोठी स्थापित की थी उसे तोड़ दिया गया और उनके जहाज़ों को भी जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। इस तरह से क्या हुआ? उनका शासन खत्म हो गया और पुर्तगालियों का शासन केवल दीव, दमन और गोवा तक सीमित हो गया। उनका शासन सिर्फ दीव, दमन और गोवा तक ही रह गया। डच प्रजा। पुर्तगालियों के आगमन के बाद 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई में उन्होंने कोठियाँ स्थापित की। जो डच प्रजा थी उन्होंने अपना 16वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान नीदरलैंड के निवासी वहाँ के लोग व्यापार करने के लिए आए। उन्होंने सर्वप्रथम मद्रास में अपनी कोठियाँ स्थापित की। ईस्वी सन 1663 में आगरा में भी उन्होंने कोठियाँ स्थापित कर दी। उसी समय अंग्रेज भी भारत आए थे। उस समय क्या था? अंग्रेज भी भारत आए हुए थे। डच अंग्रेजों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके। जो डच प्रजा थी वो अंग्रेजों के सामने वह स्पर्धा में टिक नहीं सकी। भारत पर अंग्रेजों की नज़र। ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में हुई थी। भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। भारत के साथ जिसको धन कमाने की इच्छा थी उन व्यापारियों के लिए यह कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्वी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। सन 1908 में अंग्रेजों का पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़ा के कप्तान थे। वह जहांगीर से मिला परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद आने वाले सर थॉमस रो ने जहांगीर से मिले सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। शाहजहां ने अंग्रेजों को
व्यापार करने के लिए बंगाल में अनुमति दे दी कि वो लोग बंगाल में भी अपना व्यापार कर सकते हैं।